हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स पार्ट 2 यानी कि कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की तरह आज हम पढ़ेंगे और मैं आपको वो टॉपिक समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और अगर आपको प्रीवियस वीडियोस भी देखनी है तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाके आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमने पिछली वीडियो में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होते हैं उन सभी चीजों के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू टू आइडेंटिकल वेव्स क्या होता है। देखो, आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो पता है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी टू कोहेरेंट सोर्सेज के लिए I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 5। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता है। जब आइडेंटिकल सोर्स हैं तो I1 I2 और I0 तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो I इज इक्वल टू I0 प्लस 2 I0 cos 5 यानी कि 4 I0 cos स्क्वायर 5/2। ये आपका आंसर हो जाएगा, जहाँ पर 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा/2 होता है। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला था। अब आता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम YDSE भी कहते हैं। ठीक है, तो सब चलो शुरू करते हैं इसको। मोनोक्रोमेटिक लाइट सिंगल वेवलेंथ फॉल्स ऑन टू नैरो स्लिट्स S1 एंड S2। यानी कि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि सिंगल वेवलेंथ वाली जो लाइट होती है, वो दो स्लिट S1 और S2 पे गिरती है। देखो यहाँ पर S1 और S2 है, यहाँ पर गिरती है। विच आर वेरी क्लोज एक्ट्स एज टू कोहेरेंट सोर्सेज। और जो दोनों है वो बहुत ही क्लोज हैं एक दूसरे के और कोहेरेंट सोर्सेज की तरह एक्ट करते हैं। When waves coming from two coherent sources superimpose on each other, an interference pattern is obtained on the screen। यानी कि जब भी कोई भी दो वेव कोहेरेंट सोर्सेज से निकल के आती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती हैं और एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती हैं स्क्रीन पे। जो हमारी ये स्क्रीन हो गई, यहाँ पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न ये बनाएंगी। इन YDSE अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। यानी कि फिर डार्क ब्राइट ऐसे अल्टरनेट, एक बार डार्क बनेगा फिर ब्राइट बनेगा, फिर डार्क बनेगा फिर ब्राइट बनेगा, फिर ऐसे करके अल्टरनेट क्या बनते हैं स्क्रीन पे, ये बैंड ऑब्टेन होते हैं। दीज बैंड्स आर कॉल्ड फ्रिंजेस। इन्हीं बैंड्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिंजेस कहते हैं। जो ब्राइट है उनको ब्राइट फ्रिंजेस, जो डार्क है उन्हें डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, जहाँ पर स्मॉल डी होती है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स और कैपिटल डी होती है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन। ठीक है, अब जो पहला है वो है कि सेंट्रल फ्रिंज इज ऑलवेज ब्राइट बिकॉज एट सेंट्रल पोजिशन फाई इक्वल टू 0 और डेल इक्वल टू 0। जो सेंट्रल होता है वो हमेशा क्या होता है, ब्राइट होता है, क्योंकि फाई 0 होता है और साथ ही साथ डेल भी क्या होता है, 0 होता है। ये कहना है सारे हैं। द फ्रिंज पैटर्न ऑब्टेन्ड ड्यू टू अ स्लिट इज मोर ब्राइट देन ड्यू टू अ पॉइंट। जो फ्रिंज पैटर्न होगा ऑब्टेन हुआ है स्लिट से, वो ज्यादा ब्राइट होता है एक पॉइंट पे। ठीक है, इफ द स्लिट विथ आर इनइक्वल द मिनिमा विल नॉट बी कंप्लीट डार्क। यानी कि जो स्लिट विथ है वो अनइक्वल हो गई, यानी कि कोई छोटा हो गया कोई बड़ा हो गया, तो जो डार्क है ना वो कंप्लीट डार्क नहीं होगा। फॉर वेरी लार्ज विड्थ यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन अकर्स। और जो बहुत लार्ज विड्थ होती है वहां पर यूनिफॉर्म एलिमिनेशन होगा। यानी कि अगर इनकी जो विड्थ है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इन सबके बराबर है, अगर इन सबकी विड्थ अनइक्वल हो गई तो कोई भी डार्क अच्छे से नहीं बन पाएगा, ना ही ब्राइट अच्छे से बन पाएगा। इफ वन स्लिट इज illuminated with red light and the other slit is illuminated with blue light, no interference pattern is observed on the screen। अगर एक स्लिट में रेड लाइट होगी और दूसरी स्लिट से ब्लू लाइट होगी तो उसमें कोई भी इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होगा। इफ द टू कोहेरेंट सोर्सेज कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स रिफ्लेक्टेड इमेज, द सेंट्रल इमेज इज डार्क इंस्टेड ऑफ ब्राइट वन। ये कह रहे हैं कि अगर दो कोहेरेंट सोर्स एक ऑब्जेक्ट को कंसिस्ट करते हैं और उनकी रिफ्लेक्टेड इमेज बनाते हैं, तो जो सेंट्रल फ्रिंज होगा वो डार्क बनेगा, ना कि वो विच डार्क बनेगा ब्राइट वन से। अब आता है पाथ डिफरेंस। अब आप कहोगे कि पाथ डिफरेंस तो हमने पढ़ लिया था। पाथ डिफरेंस है ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरिंग वेव्स मीटिंग एट अ पॉइंट P ऑन द स्क्रीन इज गिवन बाय x इक्वल टू YD/D इज इक्वल टू D sin थीटा, वेयर x इज द पोजिशन ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। यानी कि जो P है वो जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसे उसके जो बीच की डिस्टेंस है वो है आपकी x। फॉर मैक्सिमा एट P x इक्वल टू n लैम्डा, जहाँ पर n होगा आपका 0 ± 1 ± 2। फिर आता है
फॉर मिनिमा एट पी, अब पी के लिए मिनिमा भी चाहिए हमको, तो x इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2, जहाँ पर n हो जाएगा +-1 +-2। ठीक है, अब आप कहोगे, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आए कहाँ से, ये आते हैं सॉल्व करके। अगर आपको जानना है कि ये कैसे आते हैं तो मैं आपको अगली वीडियो में ये भी बता दूंगा, कमेंट करके बता देना है कि आपको ये चीज़ कैसे आई, ये जाननी है। ठीक है, तो अगला है नोट, इफ द स्लिट्स आर वर्टिकल, यानी अगर जो स्लिट्स है वो वर्टिकल होंगी, द पाथ डिफरेंस इज d sin थीटा, सो एज थीटा इंक्रीजेज डेल ऑल्सो इंक्रीजेज, यानी कि अगर स्लिट्स जो है वर्टिकल है, जो हमें दिख रहा है ये वर्टिकल ही है, तो जो d sin थीटा है उसका पाथ डिफरेंस वो थीटा थीटा जैसे बढ़ेगा डेल वैसे भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, बट इफ स्लिट्स आर हॉरिजॉन्टल पाथ, अगर जो स्लिट्स है वो हॉरिजॉन्टल पाथ है यानी कि लिटाए हुए हैं, तो जो उसका जो पाथ डिफरेंस होगा वो d cos थीटा होगा, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, x डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो cos थीटा में 90 0 होता है जबकि cos 0 1 होता है। ठीक है, यानी कि एंगल बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अब फ्रिंजेस क्या होते हैं उनके बारे में कुछ और चीजें ये हैं कि ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ, विड्थ ऑफ ईच फ्रिंजेस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाई D, एंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई D, यानी कि जितने भी फ्रिंजेस होते हैं वो सभी इक्वल विड्थ के होते हैं, और हर जो फ्रिंज है उसकी जो विड्थ होती है वो होती है बीटा इक्वल टू लैम्डा D अपॉन D। ठीक है, अगला पॉइंट है, इफ द होल YDAC सेटअप इज टेकन इन अनदर मीडियम देन चेंजेस सो बीटा चेंज, यानी कि अगर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को किसी अनदर मीडियम में ले जाएं तो जो उसका बीटा है वो भी चेंज हो जाएगा। इन वाटर में हो जाएगा ये लैम्डा डब्ल्यू इक्वल टू लैम्डा ए बाई म्यू डब्ल्यू, और बीटा डब्ल्यू हो जाएगा बीटा ए अपॉन म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 3/4 बीटा ए। ठीक है, अगला है फ्रिंज विड्थ बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी, यानी कि डिस्टेंस दैट इज विद इंक्रीज इन सेपरेशन बिटवीन द सोर्स बीटा डिक्रीजेज, यानी कि जैसे जैसे जो विड्थ के बीच की डिस्टेंस है वो बढ़ेगी तो हमारा जो बीटा है वो भी घट जाएगा। ठीक है, फिर है पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा xn इक्वल टू n लैम्डा d बाई डी, जहाँ पर n की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसी होती है। ठीक है, पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा वो भी हमने पढ़ी थी, 2n-1 बीटा बाई 2 होता है। ठीक है, फिर आता है सिक्स्थ पॉइंट, इन YDAC इफ n फ्रिंजेस आर विजिबल इन अ फील्ड ऑफ व्यू विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1, जहाँ पर n2 क्या है आपका लाइट ऑफ वेवलेंथ है इन द सेम फील्ड, देन n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। उसके बाद आता है आपका शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज पैटर्न इन YDAC, यानी कि फ्रिंज पैटर्न को अगर आप शिफ्ट करते हैं, इफ अ ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म ऑफ मिका और ग्लास, यानी कि देखो मिका और ग्लास का एक थिन फिल्म है, पुट इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द वेव्स, यानी कि किसी भी दो वेव्स आते हैं उनके बीच में अगर रख दिया जाए देन द होल फ्रिंज पैटर्न गेट्स शिफ्टेड, तो जो पूरा पैटर्न बन रहा होगा वो शिफ्ट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इफ फिल्म इज पुट इन द पाथ ऑफ अपर वेव, अगर फिल्म को हम अपर वेव के पाथ में रखते हैं तो फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट अपवर्ड, एंड इफ फिल्म इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लोअर वेव पार्ट, अगर देखो अगर ये कह रहा है कि हमने अगर इस फिल्म को ऊपर रखा तो जो इसका जो पैटर्न बन रहा होगा वो ऊपर को खिसक जाएगा, अगर हमने इसी जो थिन ग्लास फिल्म है इसको नीचे वाले वेव पर रखा तो जो पूरा पैटर्न होगा वो नीचे को बनेगा कर रहा है, यानी कि अगर ऊपर रखा तो पैटर्न ऊपर बनेगा, अगर नीचे रखा तो पैटर्न नीचे बनेगा, सिंपल सी बात। अब फ्रिंज शिफ्ट आपको बताया कि d अपॉन डी इतना होता है फॉर्मूला, तो एडिशनल पार्ट डिफरेंस हो जाएगा μ-1t, इन इट्स शिफ्ट इज इक्वल टू n, देन n इक्वल टू μ-1t बाय लैम्डा, तो t इक्वल टू n लैम्डा अपॉन μ-1। शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्रिंज, जीरो ऑर्डर मैक्स is equal to shift of nth order maxima. Shift is independent of wavelength. अब आता है डॉपलर्स इफेक्ट, द फिनोमेना ऑफ अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ द लाइट ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट, यानी कि एक अपरेंट फ्रीक्वेंसी का चेंज किसमें, लाइट में, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जर्वर के बीच में जो फ्रीक्वेंसी का अपरेंट चेंज होता है, यानी कि लगता है कि ये अलग अलग है लेकिन होता नहीं है, तो उसे ही क्या कहते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, v डैश बाई v इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस v बाई c अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर c स्क्वायर, जहाँ पर v आपकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, v डैश है आपकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी, और v है सिंपल स्पीड ऑफ सोर्स विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर, c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट।
ठीक है। अब देखो सोर्स ऑफ लाइट मूव्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, सोर्स ऑफ लाइट मूव्स अप, यानी कि जब सोर्स ऑफ लाइट ऑब्जर्वर की तरफ आता है और जब सोर्स ऑफ लाइट ऑब्जर्वर से दूर जाता है, ठीक है। अपरेंट फ्रीक्वेंसी वी डैश इक्वल टू वी वन प्लस वी बाई सी हो जाएगी, और जो अपरेंट वेवलेंथ हो जाएगी वो लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा वन माइनस वी बाई सी, ठीक है। सेम केस इसमें भी है कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी में माइनस आ जाएगा और अपरेंट वेवलेंथ में प्लस आ जाएगा, ठीक है। डॉपलर से शिफ्ट, अपरेंट वेवलेंथ जो है वो एक्चुअल वेवलेंथ से छोटी होती है, तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा रेडिएशन का टुवर्ड्स द रेड एंड ऑफ स्पेक्ट्रम इस तरफ को बनेगा, ठीक है। इसे हम कहेंगे रेड शिफ्ट डॉपलर शिफ्ट स्लिट, ठीक है। रेड शिफ्ट कहेंगे डॉपलर का। डॉपलर से शिफ्ट जिसमें अपरेंट वेवलेंथ जो होती है वो एक्चुअल शिफ्ट से बड़ी होती है, तो जो रेडिएशन होगी वो क्या होगी, हमारी लाइट शिफ्ट वायलेट एंड की तरफ बनेगी, तो हम इसे कहेंगे वायलेट शिफ्ट डॉपलर शिफ्ट। अगर जो डॉपलर शिफ्ट में अगर जो अपरेंट वेवलेंथ है वो छोटी है तो जो रेड की तरफ बनेगा और उसे हम कहेंगे रेड शिफ्ट। अगर जो अपरेंट वेवलेंथ है वो बड़ी है तो हम कहेंगे उसे वायलेट शिफ्ट, ठीक है। अब आया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल अपर्चर ऑफ द साइज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी कि सिंपल सी बात देखो, आपके घर में एक शीशा होगा, ठीक है। शीशा टूट जाता है तो जब उसके किनारों पे यानी कि उसके कॉर्नर्स पे जब लाइट पड़ती है तो वो चमकते हैं, यानी कि किसी भी लाइट का बेंड हो जाना बाई स्ट्राइकिंग द कॉर्नर्स ऑफ एनी पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। यानी कि किसी भी पार्टिकल के कोने से टकरा के जब लाइट डिफ्रैक्ट होती है तो उसे हम कहते हैं डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन दो टाइप का होता है, ठीक है। इफ ईदर सोर्स और स्क्रीन और बोथ आर एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग डिवाइस, यानी कि अगर सोर्स और स्क्रीन दोनों डिफ्रैक्टिंग डिवाइस से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे हैं तो डिफ्रैक्शन होगा, उसे हम कहेंगे फ्रेस्नेल टाइप डिफ्रैक्शन। अगर दोनों जो होंगे एक इन्फिनाइट डिस्टेंस पे होंगे डिफ्रैक्टिंग डिवाइस से तब हम कहेंगे फ्रॉनहोफर डिस्टेंस है, ठीक है। तो कॉमन एग्जांपल हो गया डिफ्रैक्शन एट अ स्ट्रेट एज नैरो वायर और स्मॉल ओपेक डिस्क, यानी कि किसी भी जो आपके डिस्क देखी होगी सीडी डिस्क, उसके कॉर्नर से जब लाइट टकराई तो आपका एक तरीके से फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन है। अगर जो आपकी डबल स्लिट और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, यानी कि सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब लाइट जाती है ना बहुत दूर से आती है वो स्लिट से पढ़ने के लिए, तो उस टाइप का जो एग्जाम्पल होगा वो आपका होगा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। अब अगला पॉइंट आता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लिट। इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट वी गेट अ सेंट्रल ब्राइट बैंड विथ अल्टरनेट ब्राइट मैक्सिमा एंड डार्क मिनिमा बैंड्स ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट आता है आपका विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी बाई डी एंड एंगुलर विड्थ इज इक्वल टू 2 lambda by d. Minima occurs at a point on either side of the central maxima such that the path difference between the wave front the two ends of the pressure is given by इतना, ठीक है। जो मिनिमा है वो occurs at a point on either side, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड अकर करता है, जिसकी वजह से जो पाथ डिफरेंस है वेव्स के दोनों एंड के बीच में वो है लैम्डा इक्वल टू एन डेल इक्वल टू एन लैम्डा, जहां पर आपका साइन थीटा होगा एन लैम्डा बाई डी के बराबर, ठीक है। अब आता है द सेकेंडरी मैक्सिमा अकर्स व्हेन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स from the two ends of the aperture is given by del equal to 2n plus 1 lambda by 2। यानी कि ये कहने की जो सेकेंडरी मैक्सिमा है वो तब अकर होता है जब डिफरेंस होगा दोनों वेव के बीच में, कि कहाँ पर से अकर हो रहा होगा लैम्डा इक्वल टू 2n plus 1 lambda by 2 से, ठीक है। जहां पर आपका n होगा 1 2 3 के बराबर। अब है सबसे बड़ा टॉपिक, यानी कि डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफ्रेंस पे क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला पता है कि आपको इंटरफ्रेंस क्या पता है कि सेम कोहेरेंट सोर्स होने ही चाहिए, यानी कि इंटरफ्रेंट में बी डिफाइंड एज वेव्स एमर्जिंग फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट वेव फ्रंट, ठीक है। डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन ऑन द अदर एंड कैन बी टर्म्ड एज सेकेंडरी एम्बर्ज दैट एमर्ज फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेव। डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि एक ही वेव के डिफरेंट पार्ट्स से आ रहे होते हैं, ठीक है। और इंटरफ्रेंस में कोहेरेंट सोर्स होता है, सिंपल सी बात है। इन इंटरफ्रेंस द इंटेंसिटी ऑफ ऑल द पोजीशन ऑन मैक्सिमा आर ऑफ सिमिलर इंटेंसिटी। ये कह रहे हैं कि जो इंटरफ्रेंस की जो इंटेंसिटी होती है हर पोजीशन पे मैक्सिमा में वो सभी क्या होती है सेम होती है, जबकि डिफ्रैक्शन दिया रहता है वेरिएंस, यानी कि उसमें वेरिएंस होती है इंटेंसिटी, यानी कि बदलते रहती है पोजीशन टू पोजीशन। अब है इसमें द विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस इन दी इंटरफ्रेंस इज इक्वल इन इंटरफ्रेंस, यानी कि जो विड्थ होगी फ्रिंजेस की वो इक्वल होती है इंटरफ्रेंस में, जबकि विड्थ ऑफ फ्रिंजेस अनइक्वल होती है डिफ्रैक्शन में, ठीक है।
It is absolutely dark in the region of minimum intensity in the case of interference, or in the case of difference there is a variance in the intensity of interference. यानी कि वहाँ बिल्कुल डार्क होता है मिनिमम इंटेंसिटी केस में, और जबकि यहाँ कुछ वेरी करता है, ठीक है. इफ द नंबर ऑफ सोर्सेज आर फ्यू सच एज 2 सोर्सेज देन दे आर रेफर्ड टू एज इंटरफेरेंस सोर्सेज. अगर सोर्सेज जैसे बहुत कम है, 2 सोर्स ही हैं, तब हम कहेंगे कि वो इंटरफेरेंस सोर्स है. अगर यहाँ पर कहेंगे इफ द नंबर ऑफ सोर्सेज आर मेनी दैट इज मोर देन 2 देन इट इज रिफर्ड एज डिफ्रेक्शन सोर्स. यानी कि जब सोर्स 2 से ज़्यादा हों तब डिफ्रेक्शन सोर्स होता है, और जब सिर्फ 2 ही हों या 2 से कम हों तब हम कहेंगे इंटरफेरेंस सोर्स है. अब आ जाता है डिफ्रैक्शन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप एक्सेट्रा एक्ट्स लाइक अ सर्कुलर अपर्चर. ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ सर्कुलर अपर्चर, अ कन्वर्जिंग लेंस कैन नॉट फॉर्म अ पॉइंट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. Rather, it produces a brighter disk known as airy disk surrounded by alternate dark and bright concentric rings. ठीक है. The angular half width of airy disk is equal to theta is equal to 1.22 lambda by d, where d is aperture of lens, और जो lateral width होगी वो होगी f theta. ठीक है. Diffraction of light limits the ability of optical instrument to form clear images of objects when they are close to each other. जो diffraction of light होती है ना, वो उसकी ability को limit कर देती है clear image form करने की, जब वो क्या होंगे, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा close होंगे. ऑब्वियस बात है, कभी भी बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को हम अपने आंखों के पास ले आते तो हमें कोई चीज़ साफ नहीं दिखता. वैसे ही डिफ्रैक्शन में भी होता है कि वो अपनी लिमिट कर देता है कि यहाँ तक ही कि तुम्हारी एबिलिटी है कि इतने क्लोज आए तो तुम इसकी क्लियर इमेज बना पाओगे. ठीक है. तो इस तरीके से ये क्या था, डिफ्रैक्शन और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बीच की कहानी थी. तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आज की वीडियो में जो आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा. अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आए, कमेंट करके बता सकते हैं. शेयर जरूर करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए. तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी. अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर. जय हिंद, जय भारत.